अब वो केस बताता हूं जहां पर मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। ठीक है, ये वाला केस देखते हैं अपन। ये x इज इक्वल टू जीरो ही है, बट ये जो एनर्जी है मीन पोजीशन पे एनर्जी जो अभी तक अपन ने जीरो ली थी, अब ये जीरो नहीं है, तो कैसे काम करना है पॉइंट समझेंगे। तो दिस इज यू नॉट, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन अपन यूज कर रहे हैं, दैट इज यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है सर, हमने आपको डाउट्स, ठीक है बेटा, ये करके फिर डाउट्स ले लेंगे, फिर अपन टॉपिक आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें और पुराने वाले केस में डिफरेंस क्या है ये समझिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा कि कहीं आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले रहे हो। एक सिंपल एग्जांपल से समझे। मान लीजिए किसी एक पार्टिकल को रिलीज किया, तो यहां पहुंचेगा तो उसकी स्पीड मिलेगी √2 gh, और स्पीड से अपन काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब यहां पर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 सेलेक्ट करो या 10 सेलेक्ट करो या 100 सेलेक्ट करो, उसका इस कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं। ठीक है, तो यदि हम किसी भी एक पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू चेंज करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी के ऊपर उसका असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन पे असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ किसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी का। ये टर्म पहले जीरो था, अब ये नॉन जीरो हो गया। तो दो तीन पॉइंट्स इसके समझ लें। काइनेटिक एनर्जी अभी भी एज इट इज, किसी भी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन है दैट इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको एक बार विजुअलाइज करा देता हूं कि ऐसा क्यों। जैसे यहां पर अब हम यदि पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई मैक्सिमम कितनी, यू नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो ये टोटल एनर्जी भी है। तो जो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वो टोटल एनर्जी के बराबर रहेगी, है ना। अब एक्स पे यहां आ जाते हैं, तो यहां जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, थोड़ी कम हो गई। जितने से कम हुई उतने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो देखो रिडक्शन, जो रिडक्शन है दैट इज इनिशियल माइनस फाइनल, इतनी यहां थी और अब होगी यू नॉट प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर। तो इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिडक्शन आएगा, उसका यू नॉट से कोई यू नॉट है ही नहीं, तो जितने से रिड्यूस हुई कितने से, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि काइनेटिक एनर्जी का बिहेवियर बिल्कुल बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो क्या क्या चेंज होगा और फिर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे अपने को समझना है। ठीक है, तो एक तो ये समझ में आ रहा है कि भाई एक पॉइंट ये है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गई इतनी और ये टोटल एनर्जी के बराबर, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अब इन दोनों के बराबर नहीं रहेगी। पहले मैक्सिमम सिर्फ कितनी थी, हाफ के स्क्वायर, और टोटल भी कितनी थी, हाफ के स्क्वायर। तो इस इन दोनों में चेंज आया, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी दोनों चेंज हो गए, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अभी भी हाफ के ए स्क्वायर, और वो कहां मिलेगी, मीन पोजीशन में। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे क्वेश्चन में कि भाई ये नॉन जीरो है, और फिर कैलकुलेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो वो वर्क पर एनर्जी के कॉन्सेप्ट ज्यादा है, एसएचएम के कम है, बट ये आता क्वेश्चन एसएचएम में। तो ये ध्यान रखेंगे, ये जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर है। इसमें कोई डाउट है तो अभी लिख दें बेटा, ये बहुत काम में आने वाला है कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में। एनी डाउट? नो डाउट। चलिए दो तीन क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कहां चला गया भाई,
आपको क्वेश्चन में दिया गया है टोटल एनर्जी है 9 जूल, एसएचएम परफॉर्म करने वाले पार्टिकल की टोटल एनर्जी है 9 जूल। मीन पोजीशन पर या मिनिमम एनर्जी, दोनों एक ही बात है, मीन पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज क्लियरली गिवन एज 5 जूल, या फिर इसको ऐसे कहेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, एक ही बात है। और वो कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी। तो क्या ध्यान रखना है, यहां पर टोटल एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान रखना है। तो जल्दीबाजी में अपन क्या कर देंगे, जो पिछले क्लास में कवर किया था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और टोटल तीनों बराबर थे, तो ये सिली मिस्टेक हो जाएगी। यहां पे बस ये प्लॉट कर लो भाई, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 5, टोटल कितनी है 9, तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यही मिलेगी, कितनी मिलेगी 4। खत्म हो गया भाई, तो दोनों को इक्वेट नहीं करना, लेवल देखो क्वेश्चंस का। अच्छा, यदि आपको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पूछी तो एक बार फिर सुनो, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी टोटल के बराबर आएगी। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहेगी, यहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, तो जो भी टोटल है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई 9 जूल। अब इस क्वेश्चन में दम नहीं है, बस अलर्ट रहना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसा, देखो सेकंड, E total is 20 joule, maximum kinetic energy is 10 joule, और आपसे हो सकता है पूछे मैक्सिमम और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ये दोनों आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे पता चला वहां 0 नहीं है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। हिंट है, क्लियर हिंट है, पिछले वाले में तो कह ही दिया था कि मीन पोजीशन पे इतनी है, आवाज आ गई थी क्वेश्चन में, ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब फिर मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है। तो क्या करना है, ये लाइन ड्रॉ कर लो भाई, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यहाँ की काइनेटिक एनर्जी कितनी है 10, और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, और यहाँ टोटल एनर्जी तो हर जगह कितनी है 20, तो ये कितनी मिलेगी 10। अच्छा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी यहां मिलेगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0, तो पूरी की पूरी एनर्जी, बस ये ऑब्जेक्टिव मतलब एसएचएम में उन्होंने वर्क पर एनर्जी डाल दिया, बस ये बता दी। ये नहीं बताता और ये क्वेश्चन आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाती, ठीक है। सबको समझ में आया बेटा, है ना। वो क्वेश्चन में हिंट रहेगी, यू नीड टू बी अलर्ट। फिर अपन अब केसेस देखते हैं जहां पे स्प्रिंग के साथ काम करना है, ठीक है। तो एक दो स्टैंडर्ड केसेस, कोशिश करें ये रिटेन कर पाए। पहला केस, वो कहेंगे कि एक ब्लॉक जो है जिसका मास m है, मास नहीं दिया, एक ब्लॉक स्प्रिंग को d से एक्सटेंड करता है, टाइम पीरियड बताओ, इसी का टाइम, इसी ब्लॉक का स्प्रिंग के साथ टाइम पीरियड। तो यदि कोई मास किसी स्प्रिंग को खुद d से एक्सटेंड करता है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, तो उसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला घोट लो, 2 पाई अंडर रूट L बाई जी आता है ना, तो यहाँ पे D बाई जी आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेशन देने का पर्पस अलग है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ठीक है। हमें मालूम है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट M बाई के। यदि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये mg d से एक्सटेंड कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो एक्सटेंशन है वो d है, इक्विलिब्रियम, तो नेट फोर्स 0, मतलब स्प्रिंग फोर्स mg को बैलेंस कर रहा है, तो m बाई के क्या आ रहा है d बाई जी। अब एग्जाम में ये करोगे, ड्रॉपर से कॉम्पीट कर रहे हो, तो विल बी लूजिंग। ये स्टैंडर्ड केस है, यदि कोई मास खुद ही स्प्रिंग को डी से एक्सटेंड करता है, तो उसी ब्लॉक का उसी स्प्रिंग के साथ टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी।
ठीक है, इसके क्वेश्चंस है मॉड्यूल में, ठीक है, आप देखना। इसमें एक क्वेश्चन और दिया उन्होंने, मैं आपको ना सिंबॉलिकली डेटा दे रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है कि एक ब्लॉक एक्सटेंड्स स्प्रिंग बाय, कुछ उन्होंने लेंथ दी है, उसको मैं ले रहा हूं L1। इट इज फर्दर पुल्ड डाउन, by L2, find maximum speed and acceleration। सिर्फ इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन है, मतलब सब कुछ आने के बावजूद भी ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जैसे आपने देखा है कि ब्लॉक स्प्रिंग को L1 से एक्सटेंड करता है, तो ये टाइम पीरियड और ओमेगा भी देखो, ओमेगा इज √G/d, है ना। तो टाइम पीरियड से ओमेगा से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। तो जैसे आपने पढ़ा उसको L1 से एक्सटेंड कर रहा है, तो जो SHM होने वाला है उसके लिए ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, √G/L1। अच्छा, अब जहां ये इक्विलिब्रियम में है, वो इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। यहां से यदि आप L2 और खींच के छोड़ते हो तो ये कौन सी पोजीशन हो गई, एक्सट्रीम। तो बताओ अब SHM का एम्पलीट्यूड कितना हो गया, बताइए बेटा, एम्पलीट्यूड कितना हो गया, L2 इंटू ओमेगा इज मैक्सिमम स्पीड, और L2 ओमेगा स्क्वायर इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो यदि ये केस मालूम है तो ये बनेगा, नहीं तो उलझ सकते हो। पहले मैं स्टैंडर्ड केसेस बता रहा हूं, फिर कुछ नया दूंगा, ये मालूम होना ही चाहिए, ठीक है। और इतने सारे केसेस है ना कि मेरे को ये कॉपी सामने रखनी पड़ रही है, सारे स्टैंडर्ड केसेस मैंने इसमें कवर किए हुए हैं। अच्छा, दूसरा है, ये नीट का क्वेश्चन है ध्यान से देखिए। वो कहते हैं कि मास m जब SHM परफॉर्म कर रहा है तो टाइम पीरियड है 4 सेकेंड्स, और जब एडिशनल मास डेल्टा m लगा दिया, 4 kg और लगाया, इसके साथ 4 kg और लगाया, इसमें 4 kg ऐड किया, तो अब जो टाइम पीरियड में चेंज है, चेंज इन टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड्स। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देखना। तो वो मास पूछते हैं, स्प्रिंग वही है, तो किन दोनों का वेरिएशन है, मास और टाइम पीरियड का, है ना। तो पहले आप लिख लो T इज 2π√m/k, तो m इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जिसका कैलकुलेशन परफॉर्म करना जनरली उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, है ना, नहीं तो यहां से भी चलेगा, मास का कैलकुलेशन परफॉर्म करना है। अब मुझे बताओ, मास और ये प्रोपोर्शनलिटी है, मास बढ़ गया तो ये टाइम पीरियड 6 हुआ कि 2 हुआ, 2 से चेंज हुआ, ये नहीं बताया बढ़ा कि घटा, तो आप दिमाग लगाओ, बढ़ेगा, और ये तो बस हो गया ना, फाइनल मास डिवाइडेड बाय इनिशियल मास इज फाइनल टाइम डिवाइडेड बाय इनिशियल टाइम का स्क्वायर। अब मैं इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, मॉड्यूल में थोड़ी आपको प्रैक्टिस होना चाहिए ना, तो घबराना मत यदि क्वेश्चंस नहीं बने तो। मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, मतलब उसका पूरा बेस आपके पास है, परपेंडिकुलर घर से लेके आओ, हाइपोटेन्यूज तैयार करो, तो ये अब आपका काम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा नहीं करा रहा, बस आइडिया दे दी कि भाई वही एक फॉर्मूला है, उससे बनेंगे। दूसरा जो केस है इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है और अच्छे क्वेश्चन है, मल्टीपल स्प्रिंग और ब्लॉक जब आ जाते हैं तो ये 2 पॉइंट्स में बता रहा हूं, ये याद रखेंगे। ये जो केस है इसमें तो 2π√m/k टाइम पीरियड मालूम है हमको। इस केस में यदि हम स्प्रिंग को इनडायरेक्टली अटैच करते हैं, ऐसे अटैच करते हैं, हमको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है, कोई भी, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं सिंगल स्प्रिंग से, 4K से। कोई एक केस समझा दूंगा, कोई एक केस, जैसे एक 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, एक 20 का लग रहा है, तो आप उसको कैसे रिप्लेस कर दोगे, 30 से। अरे वही है, वहां डेरिवेशन आपको मालूम है, फील है, यहां मैं दे दूंगा एक केस में, है ना। और मान लीजिए इनडायरेक्टली इस तरह से फोर्स लगा रहा है,
एक ही सिंगल स्प्रिंग, दो दो स्प्रिंग अभी इसके बाद आएंगे। जो स्प्रिंग इनडायरेक्टली फोर्स लगाता है उसको कैसे अकाउंट करते हैं ये सिखा रहा हूं। तो ऐसा है तो 4K और ऐसा है तो K/4। इसको आप हटा के ऐसा मान लेना कि इसकी जगह क्या है, K/4 का स्प्रिंग है। ठीक है, अब ऐसे ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, आई नो द रीजन, और आपको भी फील आ जाएगा। अब बताओ पहला केस समझाऊंगे, दूसरा? पहला बहुत बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान, पहले पेन रखो, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। ऐसा क्यों? जैसे यहां इसको अपन x से एक्सटेंड करते हैं तो एडिशनल जो स्प्रिंग फोर्स आता है वो kx, तो ये फोर्स कांस्टेंट हो गया ऐसे चमका। अब ये ना ग्रेविटेशनल फोर्स को भूल जाओ, मतलब अपन ग्रेविटी फ्री स्पेस में अपने को सिर्फ स्प्रिंग के साथ काम करना है। तो यहां कोई mg वगैरह नहीं है। ऐसा मान लो यदि मैं इस ब्लॉक को यहां x का डिस्प्लेसमेंट देता हूं तो ये पुली कितने से नीचे आएगी? x से, है ना? ये पुली का सेंटर भी x से नीचे आ जाएगा, पुली यहां आ जाएगी। तो ये वाली लेंथ भी x से बढ़ गई, ये वाली लेंथ भी x से बढ़ गई। तो बताओ स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना आया? 2x। स्प्रिंग का एक्सटेंशन कितना है? 2x, जबकि ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना है? x। तो ये स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा k इंटू 2x और ये भी k इंटू 2x। तो बताओ नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना है? तो काहे को इसके साथ काम करें, 4K लगा दो ना। अभी भी कितना आ रहा है? 4kx। और यहां भी आप इसको x से डिस्प्लेस करोगे तो ये x से एक्सटेंड हो जाएगा, तो कितना फोर्स लगाएगा? 4kx। अब आगे आप कर लेना। वो इतना टाइम अपन ये 11th में पढ़ते थे तो मैं सबका डेरिवेशन देता था, अभी नहीं, अब चुपचाप घोट लो। भाई इस स्प्रिंग को रिप्लेस करेंगे सिंगल से तो 4K आ जाएगा, और इसको रिप्लेस करेंगे तो K/4। अब आप कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करो उसको सिंगल स्प्रिंग मान के। कैसे? सुनिए ध्यान से। वो कहेंगे, नोट कर लिया, यहां पे इसको रिलीज किया तो मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ, हटाओ इसको, यहां से रिलीज किया, है ना? एक बार कल का जो टॉपिक है वो कहते हैं इसको रिलीज किया तो इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ। वो यहां से मिल जाएगा आपको कि यहां यदि ये m है, इसको रिलीज किया तो इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन हो जाएगा mg/k इक्विवेलेंट, और वो इक्विलिब्रियम तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 2mg/k इक्विवेलेंट। k इक्विवेलेंट की जगह क्या रख दोगे? 4K। इक्विवेलेंट की जगह क्या रख दोगे? 4K। समझ में आ रही बात? कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना है इसको हटा के उससे रिप्लेस कर दो। पहला तो ये हो गया। 2 मास हुए तो, अरे यार मैं मेडिकल के लिए पढ़ा रहा हूं ना, दो यदि स्प्रिंग्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है, अब बहुत इजी है, अब बहुत इजीली कर पाएंगे। बहुत ध्यान से देखो, स्प्रिंग्स का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आता है ना? चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे सीरीज में है, 2-3 पॉइंट्स ध्यान से सुनना। तो यहां पर जो K इक्विवेलेंट है रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो करेगा, ये सबको मालूम है। और दो हैं तो K इक्विवेलेंट इज K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। और यहां क्या सेम रहता है सब में? फोर्स। एक्सटेंशन सबका अलग अलग। तो यदि ये 1 है, ये 2 है, तो सब में जो फोर्स है वो सेम रहेगा। ठीक है? और आप यदि कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते तो इन दोनों को सिंगल से रिप्लेस कर दें। ठीक है? जस्ट लाइक कैपेसिटर, बिल्कुल। और यदि ऐसा कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल तो K इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2, और क्या सेम है दोनों का? एक्सटेंशन। ये वाला केस भी पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसा ही बिहेव करता है, ध्यान रखना, देयर इज नो डिफरेंस। ये भी आइडेंटिकल है, दोनों अरेंजमेंट्स डिफरेंट है, बट बात एक ही है, बात एक ही है। यहां पर भी K इक्विवेलेंट क्या आएगा? K1 प्लस K2, दोनों को हटा के सिंगल स्प्रिंग लगा दो, और यहां पे एक्सटेंशन सेम रहता है, ये हमको मालूम है। ठीक है? इसके एक दो क्वेश्चंस भी देख लेंगे, और जो अभी चल रहा है केस वो भी बताता हूं। ठीक है? अब ये स्टैंडर्ड केस आपको याद रखना, मैं बता रहा हूं। जैसे वो कहते हैं कि स्प्रिंग 1 के इन्फ्लुएंस में मास m टाइम पीरियड t1 से SHM परफॉर्म करता है, स्प्रिंग 2 के इन्फ्लुएंस में वो t2 से परफॉर्म करता है। अब दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखो ध्यान से, टाइम पीरियड फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन स्क्वायर इज t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी तो रेसिप्रोकल, और दोनों का सेम ब्लॉक और सेम स्प्रिंग,
ठीक है, मतलब वो कहेंगे इसके इन्फ्लुएंस में 3 सेकंड, इसके इन्फ्लुएंस में 4 सेकंड, तो पाइथागोरस थ्योरम आ गई है। ऐसे कर लेता है ना, मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा इसके, है ना, इसके क्वेश्चन नहीं करा रहा। फिर इसी में आप ध्यान से देखना, ये 2 केसेस आ सकते हैं, एक एक स्टेप में अपन रिजॉल्व कर लेंगे, कहीं कोई इशू नहीं है, इसलिए बता रहा हूं। स्प्रिंग्स को ऐसे कंबाइन किया, ये K1 और ये K2 और ये मास m, टाइम पीरियड पूछा है, तो इसको कैसे रिप्लेस करोगे, K1/4 से, और ये डायरेक्ट है तो K2, ये डायरेक्टली अटैच्ड है तो K2, तो इसको आप हटाओ, इधर लगाओ K1/4, इधर लगाओ K2, समय बच जाएगा आपका। अब आपको जो कैलकुलेशन परफॉर्म करना है करो। इधर क्या करोगे बताओ, इसको कैसे रिप्लेस करोगे, ये K1 ये K2, तो ये हो जाएगा 4K1 और ये K2, और सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो नॉट डिफिकल्ट। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन फिर सब्जेक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस आपको करना है, मॉड्यूल में मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस नहीं भी हैं, जैसे स्प्रिंग के 2 क्वेश्चंस मॉड्यूल के हैं मेरे पास। एक बात ध्यान रखना, वो कहते हैं कि पहले स्प्रिंग के पहले फोर्स के इन्फ्लुएंस में एसएचएम का टाइम पीरियड है 6 सेकंड्स, पहले के नहीं फ्रीक्वेंसी है, पहले के इन्फ्लुएंस में एसएचएम की फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज है, दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये फ्रीक्वेंसी 8 हर्ट्ज है, तो दोनों के कंबाइंड इन्फ्लुएंस में तो हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन मानना, दोनों फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं, नहीं बताया सीरीज पैरेलल तो क्या मानेंगे, पैरेलल, दोनों एक साथ लग रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 10 हर्ट्ज, ध्यान रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग सीरीज पैरेलल नहीं बता रहे हैं वो। ये हो गया। अच्छा, ये सीरीज पैरेलल के 1-2 केसेस और बता दो। एसएचएम का ही क्वेश्चन है, जेई मेन में आया हुआ और बिल्कुल आ सकता है इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मुझे बहुत बढ़िया लगा। ये K1 ये K2, वो कहते हैं ये एसएचएम परफॉर्म कर रहा है और एसएचएम का एम्पलीट्यूड A है, तो इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन या इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ। क्या पूछा है, दोनों का इंडिविजुअल मैक्सिमम एक्सटेंशन, है ना। जैसे ये मीन पोजीशन है, मान लो ये मीन पोजीशन है, तो यहां से A इधर जाएगा और यहां से A इधर जाएगा, तो जब कंबाइंड एक्सटेंशन मैक्सिमम है, जब ये A पर है तो दोनों का एक्सटेंशन मैक्सिमम रहेगा, क्योंकि जब ये स्ट्रेच मैक्सिमम है तो दोनों का फोर्स मैक्सिमम है, तो दोनों का एक्सटेंशन भी मैक्सिमम। अब मैंने सीरीज पैरेलल की प्रॉपर्टी ऐसे समझा रहा हूं, काम करने के 2 तरीके, कुछ लोग कैसे काम करें, कुछ लोग कैसे, किसी के दिमाग में आएगा अरे भाई हमको एक्सटेंशन निकालना है 1 का, तो F1 को K1 से डिवाइड कर देते हैं, कोई ऐसे सोचेगा, और ये आपको आना चाहिए, यार फोर्स निकाल लेते हैं, है ना, ये मैक्सिमम फोर्स है, और फोर्स तो इसमें और इक्विवेलेंट सब में सेम, जो 1 का फोर्स है वो 2 का फोर्स है, वही कॉम्बिनेशन का फोर्स है, तो कॉम्बिनेशन को सिंगल स्प्रिंग जैसा ट्रीट करके फोर्स निकालना बहुत इजी लगेगा, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशन का एक्सटेंशन A है, ना इसका A है ना इसका A है, कॉम्बिनेशन यानी सिंगल का, तो कॉम्बिनेशन है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, यदि आप इसको सिंगल से रिप्लेस करेंगे तो उसका एक्सटेंशन A है, तो ये कॉम्बिनेशन का फोर्स आ गया, वही 1 का है वही 2 का, ये फोर्स आ गया, इसको K1 से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा E1, और K2 से डिवाइड करोगे तो प्रॉपर्टी समझा रहा हूं मैं। ये पहला सॉल्यूशन। इधर यस और नो आने दो बेटा, क्योंकि देखो मेरे को कम टाइम में बहुत कुछ कराना है, तो मैं ऐसे केसेस सिलेक्ट कर रहा हूं जिससे है ना आपको नए क्वेश्चंस का भी फील आए और बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी आपके क्लियर हो जाए, ठीक है ना। किसी को डाउट है तो वो जरूर लिखे, है ना। तो ये पहला तरीका जहां अपन कॉम्बिनेशन के साथ काम कर रहे हैं। अब दूसरा तरीका, दोनों अच्छे से आना चाहिए, दूसरे में हम फिर ये प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखो, ये जो E है दिस इज F/K, ये दोनों में सेम है, तो वी हैव E1 बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, E1/E2 इज, ठीक है, और दोनों का सम कितना है A, तो जो टोटल एक्सटेंशन है वो इस रेशो में डिवाइड हो रहा है, तो बताओ
E1 कितना आएगा, K2A अपॉन, बस वही आंसर आ गया, प्रोपोर्शन वाला, ये प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी। क्या सेम है दोनों में, फोर्स, तो डिफॉर्मेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, तो ये आ गया। और टोटल कितना, A इन दोनों में डिवाइड हो रहा है, तो E1 कैसे निकालेंगे, E1 K2 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, K2 A टोटल अपॉन A1 K1 प्लस K2, दोनों से आंसर वही आ रहा है। और नहीं, डाउट का डिस्कशन अभी करेंगे, ये खत्म कर दूं स्प्रिंग वाले, क्योंकि आपके पास फिर मॉड्यूल में करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना, फिर डाउट्स पे आता हूँ। एनएलएम साथ में चलेगा, ठीक है। एक ये हो गया, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो फोर्स कांस्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ स्प्रिंग, सबको ये मालूम होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसके केसेस, यदि हम n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे, n को, तो k इक्विवेलेंट हो जाएगा k बाय n, और पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो n k, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं एक स्प्रिंग ब्लॉक से कनेक्टेड है और टाइम पीरियड T0 है। एक कोई स्प्रिंग, स्प्रिंग को अब स्ट्रेट प्लॉट कर रहा हूं, ये ब्लॉक से कनेक्टेड है, टाइम पीरियड T0 है, और स्प्रिंग को n पार्ट्स में कट किया और उनको पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। यदि अभी स्प्रिंग कांस्टेंट K0 है, तो बताओ एक पार्ट जिसकी लेंथ 1/n हो गई, n पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो लेंथ को आप n के फैक्टर से कम कर रहे हैं, तो सिर्फ एक पार्ट का k n टाइम्स बढ़ जाएगा, ये प्रॉपर्टी। लेंथ और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ n के फैक्टर से कम करी तो इस पार्ट का, एक पार्ट का k n टाइम्स हो गया। ऐसे सारे पार्ट्स आप पैरेलल में ज्वाइन कर देंगे सेम ब्लॉक से, तो एक का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना आ रहा है, n के, और ऐसे कितने पार्ट्स हैं, n, तो फाइनल कितना हो गया, n स्क्वायर के। एक का है n के, और ऐसे n पार्ट्स हैं, सबको पैरेलल में ज्वाइन किया है, तो k इक्विवेलेंट n स्क्वायर के हो जाएगा। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m बाई k में ये n स्क्वायर से चेंज हो गया, तो टाइम पीरियड n के फैक्टर से कम हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड केस, इज दिस ओके और नॉट? हर्षित, हैव मोर फोकस बेटा। तो ये एक है, और फिर हर्षित ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद ही समझ में आ जाएगा, है ना। और ये वाला केस हो गया, ठीक है। एक नया क्वेश्चन बना रहा हूं, थोड़ा सा टफ लग सकता है। जैसे वो कहते हैं कि एक स्प्रिंग है, एक पार्टिकल इससे अटैच्ड, और टाइम पीरियड है सपोज T0, ये आपको चैलेंज दे रहा हूं, है ना। फिर क्या किया, इस पार्टिकल को हटा के स्प्रिंग को दो वॉल्स के बीच में लगा के ये पार्टिकल बीच में अटैच कर दिया, बीच में अटैच कर दिया, ठीक है। एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे लगा देते हैं अपन, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे। अब टाइम पीरियड, पहले ये वाला एंड फ्री था, टाइम पीरियड T0 था। अब अपन ने इस स्प्रिंग को दो रिजिड वॉल्स के बीच में लगा के बीच में ये पार्टिकल को, सेम पार्टिकल को लगा दिया, तो अब टाइम पीरियड पूछा है, ओरल होना चाहिए, लेट अस सी। नहीं ना बेटा, देखो यही मेरे को सिखाना है। यहां यदि ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 2k, और ये भी कितना हो जाएगा 2k, और ये कॉम्बिनेशन मैंने कैसा बताया, पैरेलल, तो k 4 के फैक्टर से बढ़ गया, तो टाइम पीरियड 2 के फैक्टर से कम हो जाएगा। अब भी कराया, अब भी कभी एक क्वेश्चन कराया, ठीक है, इज इज ओके। स्प्रिंग वाले केसेस में हो गया,
अब अपन आ जाते हैं, ये दोनों बेसिक केसेस कवर कर ले, स्प्रिंग ब्लॉक और पेंडुलम पहले कवर कर लेते हैं, फिर वो जो मॉड्यूल में जितने भी स्टैंडर्ड केसेस दे रखे हैं वो अपन एनालाइज करेंगे। सर के इक्विवेलेंट लेंगे, हाँ सीरीज में नहीं, अरे मनु भाई ये पैरेलल में है ना, अभी बताया था ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, ठीक है। चलो, तो जो रोटेशनल एसएचएम है उसका बैकग्राउंड पहले तैयार करते हैं। रोटेशनल एंगुलर एसएचएम, तो जैसे यहां पर लीनियर एसएचएम के लिए a इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो ये सॉरी a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स और f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, दोनों को चलाते हैं। तो ये फोर्स कांस्टेंट है और ओमेगा की वैल्यू रूट के बाय एम है। ऐसे ही मान लीजिए कहीं टॉर्क इस माइनस के थीटा, थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक्स की जगह थीटा, फोर्स की जगह टॉर्क, बट ये माइनस साइन के साथ, ठीक है। तो अगेन ये होगा एंगुलर या रोटेशनल एसएचएम, अगेन देयर इज एसएचएम, रोटेशनल या एंगुलर एसएचएम। तो इसमें टाइम पीरियड या ओमेगा रूट के बाय आई, इसको कहते हैं फोर्स कांस्टेंट, इसको कहते हैं टॉर्शनल कांस्टेंट, इसको क्या बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट। और आई अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग होता है, तो जिस एक्सिस के अबाउट ये बॉडी फ्रीली रोटेट कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, उस एक्सिस के अबाउट आई, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड। अब इसके केसेस, पहला केस अपन कवर करते हैं फिजिकल पेंडुलम। फिजिकल पेंडुलम मतलब कोई भी रिजिड बॉडी, किसी भी शेप की रिजिड बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट हिंज्ड है, इसको आप डिस्प्लेस करेंगे, छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देंगे तो क्या होगा, रोटेशनल एसएचएम। तो बस एक केस के लिए आपको डेरिवेशन दे रहा हूं, वो हर जगह यूज करेंगे। ये एक्सिस जिसके अबाउट ये हिंज्ड है, ये एक्सिस इसकी बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखें यहां से, और ये सेंटर मास इसके वर्टिकली बीनीथ, ये हाइट अपन मान रहे हैं h, हाइट मान रहे हैं h, ध्यान से सुनिएगा। अब यहां से यदि अपन छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं इस तरफ, तो ये लाइन थीटा से रोटेट कर जाएगी, ये लाइन थीटा से रोटेट कर जाएगी, और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है ये सेंटर ऑफ मास है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, mg। अब ये जो mg का टॉर्क है, यू कैन फील कि ये वापस लौटाने की कोशिश कर रहा है ना, ये mg के कारण वापस लौट के आएगी रिजिड बॉडी जो आपने इधर टिल्ट कर दी है। तो बताओ ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल, स्टेबल, तो इसके अबाउट ऑसिलेटरी मोशन होगा। और जो टॉर्क है, ध्यान से देखिए, यहां जो टॉर्क है वो कैसे निकालेंगे, r इंटू एफ इंटू साइन थीटा, r इंटू एफ, या r परपेंडिकुलर कर लेते हैं। ये जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है, इसका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आ रहा है, ये है h। तो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और ये r परपेंडिकुलर, टॉर्क होता है r परपेंडिकुलर इंटू एफ, r परपेंडिकुलर आ रहा है h साइन थीटा और f की जगह mg, ठीक है। अच्छा, और ये टॉर्क माइनस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट है, जिधर आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया है उसके ऑपोजिट, और बहुत छोटा एंगल है तो ये हो जाएगा माइनस एम जी एच इंटू थीटा। तो ले दे के एक पॉइंट घोटना है आपको कि ये जो टॉर्शनल कांस्टेंट है वो कितना आ रहा है, एम जी एच। एच क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस। छोटा सा डेरिवेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा, इधर जल्दी। तो ये जो फिजिकल पेंडुलम है इसको कहते हैं फिजिकल पेंडुलम, और यदि एक पॉइंट मास आ जाएगा तो उसको सिंपलेस्ट फिजिकल पेंडुलम यानी सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई, आई इस एक्सिस के अबाउट आई, इस एक्सिस के अबाउट आई है ना, आई अबाउट एक्सिस, और दिस इज एम जी एच, और आई अबाउट एक्सिस ए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। यदि इस एक्सिस के अबाउट अपने को मालूम है, सॉरी इस एक्सिस के अबाउट मालूम है आई सी, तो दिस आई इज आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, आई सी प्लस एम एच स्क्वायर। अब कोई क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा, पहले इसके एक दो ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ध्यान से सुनिएगा, एक डिस्क है,
उसको यहां होल्ड करके इस एक्सिस के अबाउट हिंज कर दिया है, यूनिफॉर्म डिस्क, और कहते हैं स्मॉल ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड बताओ। तो सिर्फ एक ही चीज आपको मेजर करना है, ये एक्सिस है, यहाँ कील ठोक दिया आपने एकदम फ्रिक्शनलेस, इसके अबाउट ये ऑसिलेट करने वाली है, इसके और सेंटर ऑफ मास के बीच में डिस्टेंस बस यही, बताओ कितना आ रहा, आर के बराबर। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट आई अबाउट दिस एक्सिस, बताओ इस एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, 3 बाय 2 एम आर स्क्वायर। जिन लोगों को ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं मालूम है वो घबराओ मत, वो भी याद कर लो कि इस एक्सिस के अबाउट 3 बाय 2 एम आर स्क्वायर आता है रोटेशन में, वो कवर हो जाएगा। एसएचएम तो पक्का करें। व्हाट इज आई ए, आई अबाउट दिस एक्सिस बेटा, इसको कहा आई ए, इस एक्सिस के अबाउट। आई सी यानी मैं देखता हूं, आई सी यानी मैं देखता हूं, आई सी यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रल एक्सिस, अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये आई अबाउट दिस एक्सिस और एम जी एच, क्वेश्चन सॉल्व। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसका, वो कहेंगे कि एक रॉड है, उसको एंड के अबाउट हिंज कर दिया है, इस रॉड को कहीं भी हिंज कर सकते हैं, इसकी लेंथ दे दी है एल, अब टाइम पीरियड पूछा है। तो यूनिफॉर्म रॉड है, तो बताओ एच की जगह क्या लोगे, मुझे बताओ। एच की जगह एल बाई 2, और आई इस एक्सिस के अबाउट एम एल स्क्वायर बाई 3, आई अबाउट दिस एक्सिस इज टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट आई एम एल स्क्वायर बाई 3, और फिर एम जी एच। ये एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया, जरूरी नहीं आएगा लेकिन ये क्वेश्चन आता तो पक्का बनेगा, इसमें एच ही मेजर करना है। अब अपन आ जाते हैं सिंपल पेंडुलम पे। इसको, इसके एसएचएम को लीनियर एसएचएम जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं, रोटेशनल भी, क्योंकि बहुत छोटे से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो पाथ है, ये छोटा सा पाथ, ये बहुत छोटा सा पाथ है, इसको क्या मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन। ये पेंडुलम यहां से लेके यहां तक ऑसिलेट कर रहा है, दिस पाथ कैन बी अप्रोक्सीमेटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो आपकी मर्जी, लीनियर एसएचएम जैसा ट्रीट करो या एंगुलर। तो यहां पर यदि अपन ये फॉर्मूला यूज करें, ध्यान से देखिएगा, बस मास यही है, सिर्फ यहां है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एच क्या है उस फॉर्मूले में, एच क्या है, जहां ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उस पॉइंट का एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और ये एक्सिस है। तो यहां पर ये जो मास है, सेंटर मास यहीं आ गया, ये लेंथ कितनी हो गई एल, तो ये फॉर्मूला आता है 2 पाई अंडर रूट आई विच इज एम एल स्क्वायर, आई बाय एम जी एच, आई अबाउट दिस एक्सिस इज एम एल स्क्वायर divided by mgh, but this is not a very good formula, it's not the general case, ये एक specific case है, but जनरल केस पे आते हैं, ये स्पेसिफिक केस के लिए तो आपको ये समझ में आ गया है ना, इसको अपने को समझना है। तो जनरल जो फॉर्मूला है वो बताता हूं, किसी भी सिंपल पेंडुलम के लिए जहां सिंगल पार्टिकल है मासफुल, बाकी कहीं मास नहीं है, इसके लिए टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आपको यूज करना है दैट इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन एफ बाय एम, ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें समझेंगे एफ क्या है, एफ इज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अदर देन टेंशन, स्टार लगा रहा हूं, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अदर देन टेंशन, अदर देन टेंशन, टेंशन के अलावा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका रिजल्टेंट, स्टार एक पॉइंट और क्लियर करूंगा तो समझेंगे। यहां जो सिंपलेस्ट सिंपल पेंडुलम है उसमें टेंशन के अलावा सिर्फ क्या लगता है, एम जी, रख दो यहाँ एम जी,
टेंशन के अलावा mg लग रहा है, तो ये आ गया। मान लो इसको प्लस क्यू दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो अब बताओ नेट फोर्स कितना हो गया? जी प्लस क्यू, इसकी एफ की जगह आ जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए थ्रेड को प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और दो दो पॉइंट्स हैं। एक तो ये जो टेंशन के अलावा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ये क्या क्या डिसाइड करेंगे? ये मेन पोजीशन डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये मेन पोजीशन पे टेंशन डिसाइड करेंगे और ये टाइम पीरियड डिसाइड करेंगे। माने क्या? सुनिए ध्यान से। मान लो ये जो पेंडुलम है, ध्यान से सुनना, इस पेंडुलम के ऊपर Q का चार्ज है, इसका मास, ये Q का चार्ज है, इसका मास m, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड mg/q की इधर लग रही है। तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी mg आ रहा है, और mg तो mg है ही सही। पहले आप यही प्लॉट करेंगे, टेंशन बाद में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Q इंटू ई, और mg तो है ही सही। इन दोनों का रिजल्टेंट अभी आ रहा है √2mg। दिस इज कॉल्ड एफ, दिस इज कॉल्ड एफ। ये जिधर है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, थ्रेड इसी के अलोंग रहेगा। थ्रेड की जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो कौन डिसाइड करेगा? ये, क्योंकि इसको कैंसिल करने के लिए टेंशन इधर होना चाहिए। मीन पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, जहां पे नेट फोर्स कितना है? 0। बताओ ऐसा रह के ये इस फोर्स को बैलेंस कर सकता है क्या? नहीं बाबा। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले टेंशन के अलावा जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो प्लॉट करो, यहां क्या, और फिर इनको हटा दो, ये हटा दो। अब रिजल्टेंट फोर्स 0 है, तो टेंशन इक्विलिब्रियम पोजीशन में यदि पूछा है तो इसके बराबर, और थ्रेड का एंगल इक्विलिब्रियम पोजीशन में कितना आ रहा है? ये 45। जो ये फोर्स का एंगल है वही थ्रेड का एंगल है। ठीक है, और टाइम पीरियड निकालना तो चाहिए ही चाहिए। इज दिस ओके? तो ये वाला देखो, पहले बताओ, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है √2mg, ये तो समझ में आ गया। अच्छा, और ये एंगल कितना आएगा? 45। mg और mg का रिजल्टेंट 45 पे, स्टेप 1 है ना। अब हमको मालूम है जब ये पेंडुलम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स कितना रहेगा? 0। मतलब इस फोर्स को कौन कैंसिल करेगा? टेंशन। तो वो इसके इक्वलेंट, तो टेंशन की वैल्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन में √2mg आ गई, एफ के बराबर। और ये डायरेक्शन भी आ गया थ्रेड का, थ्रेड का एंगल आ गया। इसको कैंसिल करने के लिए थ्रेड भी 45 डिग्रीज पे होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है अगर मासलेस बॉडी भी हुई तो? वो फॉर्मूला कहां आ रहा है हेमांग? अरे दुष्ट, मासलेस बॉडी हुई तो 0 से डिवीजन इज नॉट डिफाइंड, उसके लिए काम नहीं करेगा ये, समझे ना। ठीक है, मासलेस के लिए ये काम नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसलिए ये रिजल्ट मासलेस के लिए यूज नहीं करेंगे। इज इट ओके? अच्छा, इसमें जो सिंपल स्टैंडर्ड केसेस हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ कवर हो गए, कुछ मैं बता देता हूं। यहां हमेशा सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए जिस फ्रेम में वो अटैच्ड है उसके रिस्पेक्ट में काम करना है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालने के लिए जिस फ्रेम में है उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में काम करना है। तो देखो, मान लीजिए ये लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, तो टेंशन के अलावा mg और ma नीचे आ जाएंगे दोनों, तो f की जगह क्या यूज करेंगे? mg प्लस है। यही एक्सेलरेशन नीचे है तो mg माइनस है। ठीक है, और मान लो पेंडुलम इस काट में है और ये a से एक्सेलरेट कर रही है, तो हमको इसी फ्रेम में काम करना है। इस फ्रेम में mg तो एज इट इज लगेगा, और ma, अब f की जगह क्या आ जाएगा? और ये एंगल भी आ गया, देखो इक्विलिब्रियम पोजीशन में tan थीटा a/g आता है। तो पहले आप ये प्लॉट करोगे, बाद में एंगल निकालोगे। आप क्या करोगे, कहीं भी कोई नया केस आएगा तो उसके लिए बता रहा हूं। जैसे इस फ्रेम में सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड पूछा है, तो पहले आप इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। mg टेंशन प्लॉट नहीं करना है, और ma। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आराम से निकाल सकते हैं, वो आएगा √ma² + mg²। एफ आ गया।
सबसे पहले एफ निकाल लिया, और देखो इसका वर्टिकल के साथ एंगल tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी, इस रिजल्टेंट का, ये जो रिजल्टेंट एफ है इसका वर्टिकल के साथ एंगल ए बाई जी आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। तो थ्रेड भी इसी लाइन के लॉन्ग रहेगा, तो ये एंगल निकालने का सिंपल तरीका, और टाइम पीरियड में एफ की जगह ये रख दो। अब एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दे रखा है, एनसीईआरटी में क्या कहा है सुनिए, उन्होंने कहा है कि एक ट्रक के अंदर एक पेंडुलम है और ट्रक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक के अलॉन्ग घूम रहा है। ट्रक एक सर्कुलर टर्न कंप्लीट कर रहा है, उसकी स्पीड v है, सर्कल का रेडियस r है, तो ये जो एक्सेलरेशन है कितना हो गया उसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रक ऐसा टर्न कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, ये v स्पीड से चल रहा है और ये रेडियस r, तो ट्रक का एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r इधर है, तो स्यूडो फोर्स अपन इधर लगाएंगे mv स्क्वायर बाय r, और ये mg, एंगल भी आ जाएगा, टाइम पीरियड भी आ जाएगा, सब कुछ। सुमित लास्ट 2 स्लाइड, 1 मिनट, ठीक है, लास्ट 2 स्लाइड दिखाता है। ये क्लियर है बेटा, ये इंपॉर्टेंट केसेस हैं, एनसीईआरटी में गिवन है। आगे बढ़े, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, फ्री फॉल में टाइम पीरियड कितना रहेगा, फ्री फॉल या सैटेलाइट में। तो ये जो फ्री फॉल है या किसी सैटेलाइट में फ्री फॉल, सैटेलाइट भी फ्री फॉल में, सैटेलाइट के अंदर टाइम पीरियड बिकम्स इनफाइनाइट, वो ऑसिलेट करेगा ही नहीं, बिल्कुल ऑसिलेट नहीं करेगा, ठीक है, उसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। किसके लिए? सिंपल पेंडुलम के लिए। अब हमने देखा कि जो सिंपल पेंडुलम है इसका टाइम पीरियड फ्रेम के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। आपकी फ्रेम का एक्सेलरेशन कितना है वो एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा कि टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के लिए ऐसा नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि आप स्यूडो फोर्स लगाओगे तो कांस्टेंट फोर्स लगाओगे, है ना। एक एग्जांपल मान लो, यहां पर आपने एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम रखा है, अब यदि फ्रेम इधर जा रही है एक्सेलरेशन ए से, तो आप क्या लगाओगे? एक कांस्टेंट फोर्स। बताओ कांस्टेंट फोर्स का टाइम पीरियड से लेना देना है क्या? नहीं, वो क्या डिसाइड करेगी? मीन पोजीशन। याद आया? तो ये फ्रेम के मोशन का इसके टाइम पीरियड से लेना देना नहीं है। कोई आपसे कहेगा भाई एक्सेलरेटेड व्हीकल में या एक्सेलरेटेड लिफ्ट में आपको घड़ी बनाना है, तो आप पेंडुलम यूज करोगे कि स्प्रिंग ब्लॉक? स्प्रिंग ब्लॉक, क्योंकि उसका टाइम पीरियड उस फ्रेम के एक्सेलरेशन पे डिपेंड, वो जो पेंडुलम क्लॉक है उसका टाइम पीरियड तो अलग अलग एक्सेलरेशन के लिए अलग अलग, तो एरर आएगा। दिस इज ओके। तो क्या पूछ सकते हैं आपसे? एक सिंपल क्वेश्चन, एक लिफ्ट अपर डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दिया है, इसमें पेंडुलम है, ये पेंडुलम किसी इवेंट का टाइम मेजर करता है 10 सेकेंड्स, किसी एक इवेंट का टाइम मेजर करता है 10 सेकेंड्स, तो एक्चुअल टाइम 10 है, 10 से ज्यादा है कि 10 से कम है? उसका फील्ड डेवलप करा दूंगा। मैं बता, देखो सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, यदि ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जी प्लस से नीचे आ जाएगा, तो पेंडुलम जल्दी जल्दी ऑसिलेट करेगा, तो जो टाइम मेजर करेगा वो एक्चुअल से आगे, घड़ी जल्दी चल रही है, एक फील घड़ी इज टिकिंग फास्ट, मतलब कांटे को इधर से उधर 1 सेकंड में जाना चाहिए था, वो आधे सेकंड में ही पहुंच गया। तो अभी इवेंट हुई आधे सेकंड की और कांटा पहुंच गया 1 सेकंड पे। यदि ये टिकिंग फास्ट है तो जो टाइम रीड करेगी क्लॉक वो एक्चुअल से ज्यादा है। तो एक फील, ये पेंडुलम का टाइम पीरियड सपोज 1 सेकंड, और कांटा इसके एक ऑसिलेशन पे 1 सेकंड आगे बढ़ेगा, घड़ी ऐसी डिजाइन करेगी, एक ऑसिलेशन पे कांटा 1 सेकंड आगे बढ़ जाएगा। अब इसका टाइम पीरियड घट के हो गया 0.5, तो ऑसिलेशन कंप्लीट हो जाएगा 0.5 में, लेकिन कांटा बढ़ेगा, तो टाइम तो 0.5 सेकंड ही बीता है, ये जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा है। तो जो जहां क्लॉक का टाइम कम हो जाता है तो वहां पे वो
जल्दी जल्दी आगे बढ़ती है, तो जो टाइम शो करेगी वो एक्चुअल से ज्यादा, ठीक है। और यदि लिफ्ट का एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। स्लोली चल रही है, स्लो जो चलेगा वो पीछे हो जाएगा, एक फील वाली बात। स्लो जो चलेगा वो पीछे रह जाएगा। तो एक्चुअल टाइम ये मान लीजिए शो कर रही है 4 सेकेंड, एक्चुअल टाइम उससे कहीं ज्यादा है। ध्यान रहेगा बेटा ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको मून पे ले जाओगे तो इसका टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये जी के ऊपर 2 π√m/k, एम और के पे डिपेंड करेगा, ना एक्सेलरेशन पे ना प्लैनेट पे। तो ये मच बेटर, ठीक है। अब इसके कुछ टिपिकल क्वेश्चंस देखो जो एम्स में आया क्वेश्चन, मेडिकल एग्जाम का एक क्वेश्चन बता रहा हूं कैसे बुरी तरह से उलझेंगे अपन यदि मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताता हूं। पेंडुलम के लिए बस 2 केसेस बाकी हैं। एक तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया वो भी मैं कराऊंगा, और एम्स के 2 क्वेश्चन है मेरे पास। वो कहते हैं कि अब ये जो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, लीनियर एम्पलीट्यूड, ठीक है। लेंथ एल है, मास एम है। अब अपन सबको डबल कर देते हैं, तो इसकी एनर्जी कितने टाइम्स बढ़ जाएगी। इसको डबल कर देते हैं, इसको डबल कर देते हैं, इसको डबल कर देते हैं, तो एनर्जी कितने से बढ़ जाएगी। तो पेंडुलम की एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखते आना चाहिए, ठीक है। तो समझो ये जो अपन ने टॉर्क लिखा था, ध्यान से सुनना बेटा, ये जो टॉर्क लिखा था यदि अपन उसको एंगुलर एसएचएम जैसा ट्रीट करें तो ये हो जाएगा -mgh थीटा। याद आया, साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस किया था। और यदि लीनियर एसएचएम जैसा ट्रीट करेंगे तो ध्यान से सुनना, एफ, ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, अलग से ड्रॉ कर देता हूं। थीटा इज एक्स बाय एल, थीटा इज एक्स बाय एल, पक्का। तो इसको अपन लिखते हैं फिजिकल टू -mg h। तो सिंपल पेंडुलम के लिए तो ये एल ही होता है ना, सिंपल पेंडुलम के लिए तो ये डिस्टेंस कितना होता है, एल। और ये आ गया एक्स बाय एल। तो ये के याद रखेंगे हम, एफ इजिकल टू -kx। दो चीजें याद रखेंगे, एक तो लीनियर एसएचएम जैसा ट्रीट करेंगे तो k इज इक्वल टू mg, फिर 2π√m/k। मैंने कहीं गड़बड़ कर दी क्या, एक मिनट, इसको लिखा f इज इक्वल टू -mgh थीटा x बाय एल, तो k आ गया mg। कहीं मैंने लिखने में गड़बड़ करी इसको, जस्ट सेक। ये अपन ने लिखा mg, इसको h माना, ये थीटा है। ये टॉर्क है ना उधर, अरे ये तो मैंने इस एक्सप्रेशन को चेंज किया, ये तो इधर तो टॉर्क, इधर तो टॉर्क ही रहेगा भाई, इसलिए गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो यहां, ठीक है, इसको यूज करके भी मैं डिराइव कर सकता हूं। देखो ध्यान से, यहां ये जो mg है, ध्यान से सुनना, ये जो mg है, और ये एंगल थीटा है। तो mg का वो कंपोनेंट जो वापस लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बताओ mg cos थीटा की mg sin थीटा, mg sin थीटा। यहाँ कर, जो फोर्स लौटाने की कोशिश कर रहा है उसको माइनस साइन के साथ लिखेंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। और एम जी साइन थीटा विच इज एक्स बाय एल, तो के एम जी बाय एल होगा। डायमेंशन ही मैच नहीं कर रहे हैं ना, वो गड़बड़ कर दी थी मैंने, उधर फोर्स लिख दिया जबकि उधर क्या था, टॉर्क। पहले समझो, ये याद रखना आपको, कोई एक क्वेश्चन आ जाता है यदि ये याद नहीं तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमको के की वैल्यू सिंपल पेंडुलम के लिए याद रखना है। जिस साल ये एग्जाम में आ जाएगा सारी किताबों में अपडेट हो जाएगा, बट हमको ऐसा थोड़ी करना है कि फिर ड्रॉप लेंगे फिर वो क्वेश्चन थोड़ी आएगा। तो यहां पर
सुन लीजिए बेटा, यहां यदि हम इसको लीनियर एसएचएम जैसा ट्रीट करते हैं, लीनियर जैसा ट्रीट करते हैं, तो के की वैल्यू क्या आ गई, एम जी बाय लेंथ। और टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर, टोटल एनर्जी हाफ के ए स्क्वायर। अब आप आराम से जज कर सकते हो, सबको डबल कर दिया, मास भी डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दी, और ये भी डबल कर दिया, तो 4 टाइम्स हो गई। सिंपल ऑब्जेक्टिव, बट उसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। अच्छा, इसके वेरिएशंस देखते हैं, आप तो इसी पे फोकस करो, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। ठीक है, सबको समझ में आया बेटा? फिर हो सकता है आपको कहें कि अभी एनर्जी यू नॉट है, हमने लेंथ डबल कर दी, ध्यान से सुनना, एंगुलर एम्पलीट्यूड डबल कर दिया, और मास भी डबल कर दिया। अब एनर्जी बताओ कितनी हो जाएगी? तो बस वो जो ए है ना, ये जो ए है, दिस ए इज थीटा नॉट इंटू एल। ये जो ए है, बस एक चीज और याद रखना, ए इज एंगल एट सेंटर इंटू एल। एक एक और पॉइंट ऐड किया, बस अब कुछ नहीं इसमें करना। तो अब आप पहले एक्सप्रेशन लिखो, हाफ के कितना आता भाई, एम जी बाय एल, और ए स्क्वायर की जगह क्या लिख दें? अब ये वाला क्वेश्चन भी बन गया, लीनियर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में डेटा दिया तो भी बन गया, एंगुलर एम्पलीट्यूड के टर्म्स में दिया तो भी बन गया, और ये एम्स में आया हुआ है, फिर से आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है, तो उसका जो एंगल है, that as function of t is given as pi by 90, टाइम के साथ उसका एंगल हार्मोनिकली वैरी करेगा, जैसे x हार्मोनिकली वैरी करता है, यहां कौन वैरी करेगा, एंगल। यही है ना एक्सप्रेशन पाई टी। और आपको कहा है टेक g इज इक्वल टू पाई स्क्वायर। इस पेंडुलम के लिए आपको लेंथ बताना है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। इसकी लेंथ बताना है। यस, एक स्टेप, ज्यादा से ज्यादा 2 स्टेप। सिंपल पेंडुलम के लिए ये फंक्शन दे रखा है। अच्छा, सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा का फॉर्मूला याद है, रूट जी बाय एल, और ओमेगा यहां कितनी है, पाए। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अरे कितना इजी इंटरप्रिटेशन ये, इससे टाइम पीरियड ये ओमेगा है, तो एसएचएम की ओमेगा लीनियर या एंगुलर, ये क्या आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, रूट जी बाय एल इज पाई, तो जी बाय पाई स्क्वायर इज एल, दैट इज 1 मीटर। ठीक है, ये इसमें सर्कुलर मोशन भी उन्होंने डाल दिया। ये भी चैलेंज, देखो ये लेंदी था क्या, बताओ। अब नीट लायक क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। सिंपल पेंडुलम के लिए आपको दे दी है लेंथ, लेंथ दे दी है, एम्पलीट्यूड दे दिया है, और उसका मास दिया है, और आपको मैक्सिमम टेंशन पूछा है, मैक्सिमम टेंशन थ्रेड में। अब वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फंडा लगेगा इसमें। नहीं बेटा, एमजी नहीं आएगा। ओए लो, 6 mg कौन है ये, सक्षम शिवजी के मंदिर गए थे लगता। देखो बेटा, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में हमको मालूम है सबसे नीचे मैक्सिमम टेंशन रहता है, और जैसे जैसे आदमी ऊपर जाता है उसका टेंशन खत्म हो जाता है। एक्सपीरियंस है तुमको? हाँ, सर। तो बॉटम मोस्ट पोजीशन का टेंशन पूछा है, स्टेप 1। तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, यहां से लेके यहां तक टू एंड फ्रो ऑसिलेट कर रहा है, मैक्सिमम टेंशन यहां मिलेगा, मिनिमम यहां मिलेगा। ये वर्टिकल सर्कल से रिलेटेड है, सबको मालूम होना चाहिए, मालूम है ना सबको? अब ये टेंशन निकालना है, तो जब भी सर्कुलर मोशन है, तो फ्री बॉडी डायग्राम mg, और ये t, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर इज m
v स्क्वायर बाय आर, v इज इक्वल टू ए ओमेगा। मीन पोजीशन पे स्पीड ए ओमेगा, मीन पोजीशन पे जो मैक्सिमम स्पीड है उसका फॉर्मूला है ए ओमेगा इज रूट जी बाय एल। सब पढ़ा हुआ हमारा, सबको कंबाइन करना है। ए ओमेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, इज दिस ओके? अब कोई नया भी केस आता है तो मुझे लगता है इतना अपन ने इधर उधर के केसेस को देख लिया कि आप हिट कर सकते हैं उसको। ठीक है, चलिए एक लास्ट केस, ये भी स्टैंडर्ड है, सबको आना ही चाहिए। कई बार वो क्या करते हैं, इस तरह से दो धागे यूज करके एक पेंडुलम बना देते हैं। ये लेंथ एल, ये लेंथ एल, एंगल देंगे आपको, ये वाला एंगल दे देंगे। अब विजुलाइज करो बहुत ध्यान से, जैसे पेंडुलम ऐसा लटका हुआ है, ध्यान से, तो ये ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, तो ये एक्सिस और एक्सिस से डिस्टेंस कितना है एल, 2 π√L/g में एल क्या है, सेंटर ऑफ मास का एक्सिस से डिस्टेंस। अब ऐसा एक्सिस है, एक धागा इधर है एक धागा इधर है, ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, तो ये सेंटर ऑफ मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है कि ये हाइट, ऐसे ऑसिलेट। और यार उन लोगों को दिख ही नहीं रहा रुको रुको रुको, ऐसा एक पेंडुलम है, ध्यान से देखो, इस एक्सिस के अबाउट, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसके अबाउट ये पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, एक पेन और ले लेते हैं, ये एक्सिस है और पेंडुलम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और एल क्या है, इस एक्सिस से मास का, सेंटर ऑफ मास का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल। अब उन्होंने दो धागे ऐसे बांधे, एक इधर है एक इधर है और एक इधर है, तो ये ट्राइंगुलर सिस्टम अब ये ऐसे ऑसिलेट करेगा, और इस एक्सिस से एक धागा लेंथ एल का इधर, एक धागा लेंथ एल का इधर, ये जो मास है इसका इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल है कि ये हाइट है, तो बस वो एल की जगह ये हाइट रखेंगे। यदि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल दे रखा है तो √3/2, √3/2L, नहीं तो आपको ये एंगल दे देंगे ना भाई, आपको डेटा दिया जाएगा, दिस इज गिवन, so दिस इज L sin थीटा, 2π√L/g की जगह L sin थीटा। ये भी स्टैंडर्ड केस से आना ही चाहिए आपको। सबको समझ में आ गया बेटा? ये प्लीज प्रीवियस स्लाइड, गलत बटन दब गया था, ये वाली बेटा उज्जवल। ठीक है, अब एक जेई के क्वेश्चन, ठीक है, उसमें कहा है कि ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, इसका y कोऑर्डिनेट एज फंक्शन ऑफ टी इज, जैसा उन्होंने दिया डेटा, k(t²), इसका y कोऑर्डिनेट अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव y एक्सिस है। तो ये जो पॉइंट जिससे ये पेंडुलम लटका रखा है, ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और आपको टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम पूछा है, तो उल्लू बनाया है भैया। आपको y कोऑर्डिनेट दे दिया, इसको डिफरेंशिएट करके k की जगह 1 दे रखा, k इज गिवन एज 1, बाद में उन्होंने कहा k इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वेलोसिटी आ गई, k की जगह 1 रख दें 2t, और एक्सेलरेशन 2 अपवर्ड डायरेक्शन में, 2π√L/g+a, ऐसे उल्लू बनाया है पेंडुलम का एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हटा रहा हूं मैं। अभी भी 2 केसेस बाकी हैं पेंडुलम के, आगे और भी निकल सकते हैं। हर रोज पन्ने पलट रहा हूं तो केसेस आ रहे हैं। एक केस है कि किसी पेंडुलम को पानी में डिप कर दिया, लिक्विड में डिप कर दिया, तो टाइम पीरियड घोट लेना, अब डेरिवेशन नहीं दे रहा मैं। टाइम पीरियड व्हेन इट इज डिप्ड इन लिक्विड इज टाइम पीरियड इन एयर, इसका क्वेश्चन करा दूंगा मैं, ये ध्यान रखो, नोट कर लो ये। सुहाना ले ली स्क्रीनशॉट बेटा। एक्सपांशन के कारण वो भी है ना बेटा,
तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं बस, जो एग्जाम में आया हुआ है। वो कहते हैं कि पेंडुलम मटेरियल की डेंसिटी बताओ। पेंडुलम की मटेरियल की डेंसिटी आपसे पूछी है। ये सेकंड्स पेंडुलम है, सेकंड्स पेंडुलम। कि पानी में इसका टाइम पीरियड 2√2 हो जाता है। पानी में डुबाने के बाद इसका टाइम पीरियड कितना हो जाता है? 2√2। कोई एक क्वेश्चन कर लेता है। सेकंड्स पेंडुलम का एयर में टाइम पीरियड कितना होता है? 2। और अभी कितना हो गया? 2√2। ये अपने को कैलकुलेट करना है। और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम/cc हो गया। यू हैव वन इक्वेशन एंड वन वेरिएबल। कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड जो इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, एक बहुत बड़ी लेंथ का सिंपल पेंडुलम अर्थ की सरफेस के क्लोज ऑसिलेट कर रहा है, तो जनरल फॉर्मूला इस पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला, तो उसमें याद रखना है 1/L इक्विवेलेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज 1 by लेंथ ऑफ पेंडुलम प्लस 1 by रेडियस ऑफ अर्थ। दिस इज रेडियस ऑफ अर्थ, ये लेंथ L। तो जो टाइम पीरियड है वो ये वाली लेंथ डिसाइड करेगी, 2π√L इक्विवेलेंट बाय जी। अब 3 केसेस हैं, तीनों समझ लो। पहला केस बहुत ध्यान से सुनिएगा। यदि लेंथ बहुत ज्यादा है, यानी इनफाइनाइट है, लेंथ इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये वाला टर्म निग्लेक्ट कर देंगे। भाई ये खत्म हो जाएगा ना। तो 1/L इज 1/R, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, तो इसमें L की जगह रख देंगे R। और ये जो एक्सप्रेशन इसका मैग्नीट्यूड याद रखना, 84.6 मिनट। 6 केसेस है जहां ये आता है, 6 केसेस है जहां पे 84.6 मिनट्स का टाइम मिलता है। से एक तो है कि इक्वेटर पे वेटलेसनेस, तो अर्थ का टाइम पीरियड 84.6, वो आएंगे धीरे धीरे। अब बहुत सारे केसेस में ये एक्सप्रेशन मिलेगा, इसकी वैल्यू 84.6 मिनट्स टाइम पीरियड। सेकंड है कि लेंथ बहुत ही कम है, जो हम कवर करते हैं स्टैंडर्ड केस, लेंथ बहुत ही कम है, तो आर बहुत ज्यादा है, तो ये निग्लेक्ट हो जाएगा, जो नॉर्मल सिंपल पेंडुलम जो अभी तक कवर किया है ना, नॉर्मल। तीसरा केस एक और ले लेते हैं। सपोज वो कहते हैं लेंथ इसकी आर के बराबर है, लेंथ इसकी आर के बराबर, या R/2 या 3R। तो कैसे काम करेंगे? यहां से L इक्विवेलेंट निकाल लो, दैट इज R/2। तो टाइम पीरियड 2π√R/2g। मतलब ये यहां पे आप निकालेंगे लेंथ इक्विवेलेंट और फिर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। आगे बढ़े भाई। लास्ट केस मुझे लग रहा है अब, और इसमें आता है टेम्परेचर और हाइट और डेप्थ के साथ वेरिएशन। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, आप लोग बाद में जवाब देना, कि हाइट और डेप्थ के साथ, छोटी हाइट और छोटी डेप्थ के साथ जी का वेरिएशन याद है सबको? देखो मैं पहले लिख देता हूं, फॉर ऑल हाइट्स, ऑल डेप्थ्स, कितनी भी डेप्थ हो, छोटी या बड़ी, सबके लिए परसेंटेज चेंज इन जी, या चेंज इन जी डिवाइडेड बाय जी एट सरफेस माइनस एच माइनस डी बाय आर। याद है? नहीं याद है, जान दो। फिर इसको फिर आप याद रखना, इसको कहां कवर करेंगे? ग्रेविटेशन में। फिर आपको ध्यान रखना, नहीं तो क्या होगा कि एसएचएम डिस्टर्ब होगा आपका। देखो नो सर आ गया। इसमें थर्मल एक्सपांशन भी उधर ही कवर करेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन वाले केसेस। ग्रेविटेशन में थर्मल एक्सपांशन के कॉम्बिनेशन वाले केसेस देख लेंगे। और फिर ये कि कोई एक स्फेयर है, इसमें सैंड या लिक्विड फिल किया है, और फिर ये छोटा सा होल, यहां से सैंड बाहर निकल रही है, तो उसका टाइम पीरियड, तो उसके टाइम पीरियड का वेरिएशन समझो। जो टाइम पीरियड है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगा? तो पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा, फिर सेम हो जाएगा थोड़ी देर बाद, ऐसा फिर सेम रहेगा। ठीक है, पहले इंक्रीज होगा, देन
डिक्रीज होके सेम हो जाएगा। ये एकदम सिमेट्रिकल शेप प्लॉट कर सकते हो। दिस इज ओके। सेंटर ऑफ मास शिफ्ट, ये डिराइव करने की जरूरत तो नहीं है ना। याद रखना, जैसे जैसे लिक्विड या सैंड बाहर निकलेगी पहले टाइम पीरियड बढ़ेगा फिर घटेगा। तो आपसे ऐसा पूछ सकते हैं कि भाई उसमें से सैंड बाहर निकल रही तो टाइम पीरियड बढ़ेगा कि घटेगा? पहले बढ़ेगा और फिर वो घटेगा। तो और इंफॉर्मेशन चाहिए। सैंड बाहर निकल रही है तो कभी बढ़ता और कभी घटता है, तो और आपको बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे? यदि, अब ये भी मालूम होना चाहिए, यहां पहुंच गया है सैंड या लिक्विड का लेवल, इसके बाद टाइम पीरियड घटेगा। इसके ऊपर है, ये मिड लाइन के ऊपर सैंड या लिक्विड है, तो ये यहां तक बढ़ेगा। और जब सैंड यहां से बाहर निकलना चालू होगी तो फिर क्या होगा? फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, इज इट ओके? ये याद रखना है। वो क्वेश्चन दे देंगे आपको, भाई अभी बताओ क्या हो रहा है। किसी इंस्टेंट पर पूछें तो कैसे निकालेंगे? इसे डेटा दिया जाएगा हेमांग, आपको डायग्राम दिया जाएगा। ये पेंडुलम मैंने कंप्लीट कर लिया है। फिर भी एक केस बाकी रहेगा। हाँ, उधर भी मैंने लास्ट में करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन पर ये बॉक्स फ्रीली स्लाइड कर रहा है, तो जो पेंडुलम है इक्विलिब्रियम पोजीशन में इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, है ना। अभी जब वो ऑसिलेट नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में वो इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, ऐसा स्लाइड होता चला जाएगा, बॉक्स के साथ चल रहा है। और टेंशन रहेगा mg cos अल्फा इक्विलिब्रियम पोजीशन में। और टाइम पीरियड याद रखना है 2 पाई अंडर रूट और ये डाउट भूल गया मैं यार आज। ठीक है, कोई बात नहीं, और आने दो डाउट्स। तो ये कब? जब ये फ्रिक्शनलेस है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में इधर रहेगा और ऑसिलेट करेगा तो इसके अबाउट, और ये टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी कॉस अल्फा। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब जो मॉड्यूल के स्टैंडर्ड केसेस हैं, मेडिकल एग्जाम के स्टैंडर्ड केसेस हैं, उन पे आते हैं। सबसे पहले है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में दिया हुआ एक क्वेश्चन। कोई पिस्टन के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, यहां पिस्टन है, इसको डिस्प्लेस करके छोड़ेंगे, तो इस छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, इसके एसएसएम का टाइम पीरियड निकालना है, तो के याद रखेंगे, के जो फोर्स कांस्टेंट है, दिस बी ए स्क्वायर बाय वी। इसका डेरिवेशन दूंगा मैं। बी बल्क मॉडुलस है गैस का, है ना। के आपको ध्यान रखना जो फोर्स कांस्टेंट है। बी इस गैस का बल्क मॉडुलस है, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए प्रेशर के बराबर, याद है ना, आइसोथर्मल के लिए प्रेशर के बराबर और एडियाबेटिक के लिए मदर सिंक प्रेशर के बराबर, गामा पी के बराबर। तो ये एक केस में डेराइव करके दूंगा, क्योंकि कोई नया केस आता है तो प्रोसेस समझ में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसमें एरिया कौन सा रखेंगे? हमेशा ये एरिया नहीं रखेंगे, दिस इज एरिया ऑफ पिस्टन एंड v इज वेलोसिटी ऑफ व्हाट? अरे वो वॉल्यूम है, v इज वॉल्यूम ऑफ गैस, ये वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम। और ध्यान रखना बल्क मॉडुलस b जो है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है इक्विलिब्रियम प्रेशर के बराबर, और एडियाबेटिक के लिए होता है गामा टाइम्स पी। यदि गामा नहीं दे रखा है तो प्रोसेस क्या मानोगे बताओ?
आइसोथर्मल। अरे घर से लेके जाओगे? गामा नहीं दे रखा है तो फिर प्रोसेस को कॉमन सेंस क्या मानोगे? आइसोथर्मल। बताना चाहिए वैसे तो, जैसे वो कह देते हैं कि ये वॉल्स और पिस्टन एडियाबैटिक है, तो फिर तो प्रोसेस हैज टू बी एडियाबैटिक। फिर वो गैस का नेचर बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है? मोनोटोमिक, डायटोमिक या मिक्सचर कुछ भी है बताएंगे। इज इज ओके? ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन है एसएचएम में, ठीक है? और देखो, मैं 2 या 3 केसेस में डेरिवेशन दूंगा। डेरिवेशन का पर्पस ये है कि जैसे अभी मैं 6 स्टैंडर्ड केसेस कवर करूंगा, यदि मैं 4 ही कवर करता, क्योंकि एग्जाम में 4 ही केस आए, तो 2 केसेस छूट जाते हैं, तो उनका क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको डिराइव करते बनना चाहिए। ऐसा कोई नया केस, उसके लिए क्या करेंगे? तो समझे बेटा, यहां पर जो बल्क मॉडुलस है उसका फॉर्मूला है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम स्ट्रेन, माइनस साइन के साथ। प्रेशर को चेंज करेंगे तो वॉल्यूम कितने अमाउंट से चेंज होगी, इस फॉर्मूले से पता चलता है। तो किसको रिलेट करता है? चेंज इन प्रेशर एंड चेंज इन वॉल्यूम को। प्रेशर में चेंज पॉजिटिव है तो वॉल्यूम में चेंज नेगेटिव आएगा, तो एक चेंज पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव। तो अभी इलास्टिसिटी, लास्ट टॉपिक, अब इलास्टिसिटी पढ़ा है ना तुम लोगों को, उसमें बताया फॉर्मूला। अरे उसको नीचे तक लेके जा रहे हैं वगैरह सब बताया है। तो देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम में चेंज है, यदि अपने को वो निकालना है, वॉल्यूम में चेंज उधर ले जाते हैं, सब कुछ उधर ले जाते हैं, तो डेल्टा पी ओरिजिनल वॉल्यूम और बल्क मॉडुलस, इसी को ऐसे लिख दिया। अच्छा ध्यान से देखना, मुझे पहले एक फिलॉसफी आपको बताना है। यदि आप एसएचएम के केसेस फटाफट हैंडल करना चाहते हो तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट, मान लीजिए 2520 फोर्सेस लग रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे, और इन सब का रिजल्टेंट 0 है, ठीक है? और इनमें से कोई चेंज नहीं हो रहा, एक चेंज हो रहा है, उसको अपन ईस्ट की तरफ 10 से बढ़ा रहे हैं, तो रिजल्टेंट कितना हो गया? 10। यदि किसी एक फोर्स को अपन 10 से बढ़ा रहे हैं तो इसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट 10 आ जाएगा। यदि उसको 10 से घटा रहे हैं, उसको 10 से घटा रहे हैं, तो अपोजिट डायरेक्शन में 10 का रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना? जैसे मान लो ये 20, ये 20, यदि इसको 10 से बढ़ाएंगे तो रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में आएगा, और इसको 10 से घटा देंगे तो रिजल्टेंट, इज दिस ओके? तो रिजल्टेंट कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ चेंज, क्योंकि जो ओरिजिनल सेट है वो तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको कल मैं बताता हूँ क्योंकि बीच में छोड़ना पड़ेगा, कल कंटिन्यू करते हैं। अच्छा अब आप सबसे ये पूछ रहा हूं, 1 या 1.5 लेक्चर एडिशन लग जाएगा, ये सारे बेसिक केसेस कवर करते चलो। जैसे पेंडुलम के मैंने एकदम सिंपल केसेस भी बताया आपको, ये कवर करना है कि आप रिवीजन में कर लेंगे खुद, और तेरे के सब बोल रहे हैं इधर, सारे ये एबीसीडी वाले केसेस भी पढ़ना है। टाइम ज्यादा नहीं दे रहा हूं लेकिन केसेस सारे बता रहा हूं इधर। होना तो यही चाहिए रिवीजन में आइडियली। बताओ सर, सारा पढ़ाओ सर, हम तो सारा पढ़ेंगे अच्छे से। नहीं इधर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, उसके हिसाब से चलेंगे। खैर ठीक है, आपको नुकसान तो नहीं होगा क्योंकि मैं किसी भी केस में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ, ठीक? बहुत टाइम है अपने पास। अच्छा डाउट्स भेजते जाओ बेटा, डाउट्स भेज दो, मैंने ना ग्रुप पे भेज दिए। अभी आज जो डाउट्स डिस्कस करना थे वो ग्रुप पे भेज दिए, और आने दो तो अच्छे से टॉपिक भी करा दूंगा मैं, ठीक है? चलो होमवर्क भी दे दीजिए साथ साथ। नहीं बेटा पहले टॉपिक हो जाए, फिर आप अभी सिंपल पेंडुलम और स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस लगा लो ढूंढ ढूंढ के, ठीक है?